दोस्तों, कुछ समय पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि जापान की सरकार भारत और अन्य कई देश के लोगों को अपने यहाँ रहने के लिए आमंत्रित कर रही है। इतना ही नहीं, वहाँ की सरकार लोगों को मुफ्त में घर दे रही है और रोजगार देने की भी बात कर रही है। असल में जापान की आबादी लगातार कम होती जा रही है और इस समस्या को दूर करने के लिए अब जापान ने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दोस्तों, जापान को पूरी दुनिया में सबसे अलग नेशन माना जाता है। यहाँ जैसी टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका और यूरोप में भी देखने को नहीं मिलेगी। जापान में आपको ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि जापान का 90% एरिया पूरी तरह से वीरान और सुनसान है। जापान के सिर्फ 10% लैंड एरिया में पूरे देश की आबादी रहती है। लेकिन भला ऐसा क्यों है? जापान में पॉपुलेशन को लेकर इतनी इनइक्वालिटी आखिर क्यों देखने को मिलती है? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जापान का 90% एरिया क्यों खाली पड़ा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों जापान में 1 करोड़ घर बिल्कुल वीरान पड़े हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता। और जापान के इन हालातों को देखते हुए भारत जैसे देशों को क्या सीख लेनी चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जापान एक आर्किपेलागो नेशन है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जापान के अंतर्गत कुल 14,126 आइलैंड्स आते हैं। ये आइलैंड्स प्रशांत महासागर में नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक फैले हुए हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 260 आइलैंड्स पर ही आबादी है और बाकी के आइलैंड्स पर कोई नहीं चाहता। 260 आइलैंड्स में भी कुछ ही ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर देश की अधिकतर आबादी रहती है। 4 सबसे प्रमुख आइलैंड्स की बात करें तो उनमें होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और ओकिनावा का नाम आता है। इनमें होन्शु आइलैंड जापान का सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर ही देश के 83% पॉपुलेशन यानी 10 मिलियन से भी अधिक आबादी रहती है। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड भी माना जाता है। इसके अलावा बाकी आइलैंड्स पर बहुत कम भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। होन्शु के बाद सबसे ज्यादा आबादी होकाइडो में है। होकाइडो आइलैंड पर तकरीबन 5 मिलियन लोग रहते हैं। आपको यहाँ पर ही फर्क साफ साफ दिखाई दे जाएगा। पहले और दूसरे आइलैंड की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। होन्शु में जहाँ 10 मिलियन लोग रहते हैं, वहीं होकाइडो की आबादी महज 5 मिलियन की है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी में इतना इरेगुलर पैटर्न क्यों देखने को मिलता है? असल में इसके पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आप जापान का मैप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि साउथ वाले एरिया में देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। कैपिटल सिटी टोक्यो भी यहीं पर मौजूद है। असल में जापान में एक एरिया को तेहियो बेल्ट कहते हैं और इस बेल्ट वाले एरिया में ही देश 65% यानी 2/3 पॉपुलेशन रहती है, जबकि ये बेल्ट जापान के टोटल एरिया के 10% से भी कम एरिया में फैली हुई है। इस 1200 किलोमीटर लंबी बेल्ट वाले एरिया में कई पहाड़ी और संकरी इलाके भी आते हैं। तेहियो बेल्ट के बाहर के 90% इलाके में देश की 1/3 आबादी रहती है। असल में जापान बहुत कम जगह से समतल है। अधिकतर इलाका पहाड़ी वाला है। देश का 73% इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही समतल है। इस 1/4 हिस्से में सही मायने में सिटी डेवलप हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं हो पाता। बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। ग्लोबली भी हम देखें तो हमेशा से ही समतल वाली जगहों पर जनसंख्या अधिक रही है। जापान में पहाड़ी और शहर के बाहरी इलाकों में चावल की खेती अच्छी खासी होती है। हालांकि बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन भी जापान के पास नहीं है। जापान में मुख्य रूप से 3 बड़े प्लेन एरिया हैं, किनाई, नोबी और कांतो। इन तीनों बड़े एरिया में ही जापान के बड़े और प्रमुख शहर मौजूद हैं। इनमें किनाई वाले एरिया में ओसाका सिटी है, जहाँ पर करीब 19 मिलियन लोग रहते हैं। नोबी वाले प्लेन एरिया में नगोया शहर बसा हुआ है, जिसकी आबादी 10 मिलियन के आसपास है। और कांतो वाले एरिया में टोक्यो शहर है, जिसकी आबादी 40 मिलियन से भी अधिक है। टोक्यो न सिर्फ जापान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। जापान में ये तीनों एरिया रहने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अन्य इलाकों के मुकाबले यहाँ का वातावरण अनुकूल रहता है। बहुत कठोर वातावरण इन इलाकों में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इन तीनों बड़े एरिया में जापान की 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, योदो, किसो और टोन। इतिहास गवाह है कि किसी भी मानव सभ्यता की शुरुआत नदी किनारे समतल वाली जगहों पर अनुकूल वातावरण की परिस्थितियों में ही हुई है। यही वजह है कि जापान में इन इलाकों में लोग रहना पसंद करते हैं। जापान के इन इलाकों में आबादी क्यों ज्यादा है, इसको लेकर कुछ ऐतिहासिक कारण भी है। मेजी काल में जब जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, तो इन इलाकों के पास बने नेचुरल पोर्ट की मदद से व्यापार में मदद मिली और ये इलाके धीरे धीरे शहरी केंद्र में तब्दील हो गए। 20वीं सेंचुरी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हीं इलाकों में अधिक कमर्शियल ग्रोथ भी देखने को मिली। कोस्टल इलाकों को बेहतर तरीके से विकसित किया गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई, लोगों को रोजगार दिया गया। इसी कारण से गांव, देहात और दुर्गम इलाकों से लोग शहर की ओर शिफ्ट होने लगे। रोजगार की तलाश में हमेशा से ही इंसान गांव से शहर की ओर शिफ्ट हो जाता है। साल 1955 से 1973 के बीच जापान ने प्रति वर्ष लगभग 9.2% की औसत से इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। इस दौरान जापान में लेबर और मैन पावर की भारी डिमांड देखने को मिली और बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों में
पलायन करने लगे। जापान के कुछ बड़े शहरों तक ही पॉपुलेशन सीमित होने का एक कारण रोजगार भी है। जापान के सभी कमर्शियल और इकोनॉमिक हब ओसाका और टोक्यो में ही बने हैं। गाँव के इलाकों में रोजगार के कोई खास साधन नहीं है। जापान की भूमि पर बहुत ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती है। पूरे देश की 70% इकोनॉमी सिर्फ तेहियाओ बेल्ट वाले एरिया में ही है। दोस्तों, जापान के शहरों में आज हर तरह की सुविधा और साधन मौजूद है। कहीं आने जाने के लिए अच्छा रेल नेटवर्क और बुलेट ट्रेन मौजूद है। तेहियो बेल्ट के एक कोने से दूसरे कोने यानी टोक्यो से फुजियामा तक पहुंचने में केवल 3.5 घंटे का समय लगता है। जापान के शहरों में लाइफ बहुत ही फास्ट है। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। वहीं ग्रामीण इलाके भले ही साफ सुथरे हैं और बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जापान के लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि शांत और वीरान इलाकों में रहना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जापान का 90% जो इलाका वीरान पड़ा है, वहाँ लोग रहना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग रह रहे हैं वो भी मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। होकाइडो आइलैंड में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। यहाँ पर लोगों ने अपने घर भी इस तरह से बना कर रखे हैं कि बर्फबारी होने पर यदि मेन एंट्रेंस ब्लॉक हो जाए तो वो सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस से घर में एंट्री कर सकते हैं। सर्दियों में 8 से 10 मीटर तक बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलती है। इतनी बर्फबारी में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और सभी कामों पर ब्रेक लग जाता है। लोगों का जीवन बिल्कुल ठहर जाता है। इसी वजह से बड़ी कंपनीज और प्लांट्स इन इलाकों में सेटअप नहीं करना चाहती और लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। जापान देश पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर के नजदीक है। यहाँ पर साल भर में 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। पहाड़ी इलाकों में भूकंप का खतरा अधिक रहता है और जान माल का नुकसान भी ज्यादा होता है। इसलिए लोग पहाड़ी इलाकों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। पूरे जापान में 111 एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं। ज्वालामुखी के नजदीक भी रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यूशु और ओकिनावा जैसे कुछ इलाकों में तो तूफान और टाइफून भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यही सब कारण है कि जापान का एक बड़ा भूभाग हमें खाली और सुनसान देखने को मिलता है। पूरे जापान में हर जगह स्कूल और बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल जापान में करीब 450 स्कूलों में ताला लग रहा है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर 1 दर्जन से भी कम बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन स्कूलों को चलाना सरकार के लिए किसी बोझ से कम नहीं है। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी जहां पर जापान में एक स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ाई करते थे। उस स्कूल में कोई नया बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा था। 2 बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो स्कूल भी बंद हो जाएगा। आपको एक बात और बता दे कि जापान के ग्रामीण और शहरी इलाकों के स्कूल में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। स्कूल की पढ़ाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ आपको फर्स्ट क्लास ही देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2002 से 2020 के बीच जापान में करीब 9000 स्कूल बंद हुए। न सिर्फ स्कूल बल्कि जापान में 90 लाख से ज्यादा घर भी खाली और वीरान पड़े हैं। इन अबैंडन्ड हाउसेस को जापानीज लैंग्वेज में अकिया कहा जाता है। इन घरों में कोई नहीं रहता है। कई मकानों की हालत अच्छी है तो कई बिल्कुल जर्जर इलाकों में है। जापान में इतने घर खाली हैं कि वहाँ पर अहमदाबाद या इंदौर जैसा एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। असल में जापान की लैंड पॉलिसी के अनुसार लोगों को खाली जमीन पर अधिक टैक्स देना पड़ता है और अगर उस जमीन पर कोई घर बना हुआ है तो उस पर टैक्स कम लगता है। टैक्स बचाने के लिए भी बहुत से लोगों ने खाली जमीन पर घर बनवा कर छोड़ दिए हैं। इसके अलावा कई घर संपत्ति के बंटवारे के कारण वीरान पड़े हैं। कई घरों में रहने वाले लोग ही शहरों में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद से घर खाली पड़े हैं। सरकार का कहना है कि खाली घरों को गिरा दिया जाए जिससे भूकंप या नेचुरल डिजास्टर की परिस्थिति में कोई खतरा न हो। लेकिन जापान के लोग उन घरों को गिराना भी नहीं चाहते। उनका मानना है कि खाली घरों में उनके पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। दोस्तों, जापान की आबादी भी लगातार कम होती जा रही है। बीते कुछ सालों में जापान की पॉपुलेशन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान की 30% से अधिक आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। जापान में यंग जनरेशन लगातार कम हो रही है। जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है वो शादी और बच्चों से डरकर भाग रही है। आज जापान में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आधी से भी अधिक आबादी बूढ़ों की है। उन बूढ़ों के मरने के बाद गाँव भी बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, जहाँ शायद उनके बच्चे दोबारा लौटकर आना भी पसंद नहीं करेंगे। जापान के खाली पड़े इलाकों, मकान में लोग को बसाने के लिए और जनसंख्या बढ़ाने के लिए जापान की सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। रूरल लाइफ इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स, आकिया बैंक्स और रीजनल रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी पर सरकार काम कर रही है, जिससे टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का बोझ कम हो और ये शहर छोड़कर लोग अपने परिवार के साथ ग्रामीण इलाकों में रहने लगे। ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए सरकार परिवारों को 10 लाख येन यानी कि $7,000 देने की पेशकश भी कर रही है। वर्तमान समय में जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ 30 लाख के आसपास है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2060 तक जापान की जनसंख्या घटकर लगभग 8.67 करोड़ रह जाएगी और 22वीं सेंचुरी की शुरुआत तक ये 4.2 करोड़ तक गिर सकती है। फिलहाल सरकार इसे मेंटेन करने के लिए कई कड़े प्रयास कर रही है। टोक्यो के बाहर लोगों को बसाने के लिए सरकार ने एक टारगेट सेट किया है। सरकार साल 2027 तक 10,000 परिवारों को टोक्यो से बाहर शिफ्ट करना चाहती है। हालांकि लोगों की मर्जी के बगैर सरकार ये नहीं कर सकती। जापान में ह्यूमन राइट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है और किसी से भी सरकार किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकती। सरकार अगर चाहती है
है कि जापान के अन्य खाली पड़े इलाकों में लोग आकर बसें तो उन्हें वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। युवा पीढ़ी को करियर बनाने के लिए ऑप्शन मिलेंगे तो वो खुद ब खुद ही उन शांत इलाकों की ओर शिफ्ट होने लगेंगे। सिर्फ कैश सहायता प्रदान करना ही इसका समाधान नहीं है। भारत जैसे देशों के नागरिकों के लिए जापान ने डिजिटल नोमाड वीजा की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें विदेशी नागरिकों को 6 महीने तक जापान में रहने और रिमोट वर्क करने की परमिशन मिलती है। जापान के कुछ इलाके तो इतने सुनसान है कि वहाँ पर आबादी 100 से भी कम रह गई है। वो लोग भी गाँव में रहने से डरते हैं। उनका खालीपन दूर करने और गाँव वीरान न लगे, इसके लिए प्रशासन की ओर से इंसानों के आकार की गुड़िया यानी कि डॉल्स बनाई जा रही है। पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स, बेंचेस, बस स्टॉप्स और खेतों में उन डॉल्स को लगाया जा रहा है, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को अकेलापन और खालीपन महसूस ना हो। हालांकि ये सब देखिए टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए तो ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज स्थापित करना, मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट करना और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने ही होंगे। अन्यथा जापान का वो 90% जो वीरान इलाका है वो बढ़कर 95% तक पहुंच जाएगा और शहरों पर इसी तरह से बोझ बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जापान की इन सब बातों से भारत जैसे विकासशील देशों को भी सीखने की जरूरत है। सरकारों को सिर्फ शहरी विकास की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि गांव कस्बों में भी विकास पर फोकस करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको जापान की सरकार वहां रहने के बदले अगर पैसे दे तो क्या आप वहां पे जाकर रहना पसंद करेंगे। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।